हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। तो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने मीनिंग पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसका नेचर और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि क्या उसके इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। इस लेक्चर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग दो लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, पहला टेलर और दूसरा फ्यूल। मैं आप लोगों को फ्यूल पहले करवा रही हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और ये थोड़े 14 प्रिंसिपल्स है तो टाइम भी इसमें लगेगा। अगर हम 14 प्रिंसिपल्स ये पहले कर लेंगे तो दैट मीन्स आपका 60% इस चैप्टर का सिलेबस जो है वो हो जाएगा। So I'm starting with fuels principles of management. After fuels we will start with Taylor. Okay, so let's start this lecture. हम इसमें फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। दे आर द जनरल प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। वो कहता है सारे काम को डिवाइड कर लो। कैसे? वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। उसने कहा जितना भी आपके पास टोटल वर्क है उसे स्मॉल स्मॉल टास्क में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। और फिर जो एक आप जिसको रिक्रूट करोगे वो जो स्पेशलिस्ट है उसको वो सारा काम करना पड़ेगा। जो भी आप उस काम को, उस वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करोगे और वो जो टास्क है वो स्पेशलिस्ट को करना पड़ेगा। डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. Specialization is the most efficient way to use human effort. This results in efficient and effective output. वो कह रहा है अगर हम डिवाइड कर देते हैं काम को तो इससे स्पेशलाइजेशन बनती है। अगर आप जितना भी आपके पास टोटल वर्क है आप उसे डिवाइड कर दो कि दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज़ सेलिंग, दिस इज़ एडवर्टाइजिंग, तो जैसे आप दिस इज़ फाइनेंसिंग, तो आपने सारे काम को डिवाइड करा और जो इंसान जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसे वो काम दिया तो उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और हम मोस्ट एफिशिएंटली टाइम पे और इफ़ेक्टिवली लो कॉस्ट पे अपना काम कर पाएंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज इन अ कंपनी वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन. कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी. जो मैंने आपको अभी सेकेंड पॉइंट में बताया कि आप सारे काम को डिवाइड कर रहे हो और फिर उन लोगों को काम दे रहे हो आप जो उसमें स्पेशलाइज्ड है। फाइनेंस को फाइनेंस वाली जॉब दे रहे हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट को मार्केटिंग वाली काम दे रहे हो, एचआर वाले को एचआर वाला डिपार्टमेंट दे रहे हो आप। तो इससे हम अपने सेल्स जो टारगेट है वो भी मीट कर पाएंगे कंपनी के। ओके, गुड. सो लास्ट पॉइंट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज Fuel applies this principle of division of work to all kinds of work, technical as well as managerial. वो कह रहे हैं काम चाहे जो भी हो, चाहे आपका टेक्निकलिटी वाला काम हो या आपका मैनेजरियल वाला काम हो, दोनों ही काम पे आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ द जनरल रूल. ओके, सो ये स्मॉल जो 14 प्रिंसिपल है इसके मैंने आपको हर प्रिंसिपल के ना कुछ पॉइंट्स करवा दिए, जिससे पता क्या होता है अगर आप पॉइंट में चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और पॉइंट में चीज़ें ईजी होता है लर्न करना. आपको एक पैराग्राफ दे दो, इट वोंट बी वेरी ईजी कि आप उसे मगअप करना पड़ेगा आपको. तो पॉइंट्स में आराम से मैंने आपको बता दिया और इसके नोट्स आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, उसमें आपको लिंक होगा, उसमें क्लिक करते यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स ऑल्सो. ओके, next is authority and responsibility. This is our next principle of management. इसका क्या मतलब है? According to Fuel, authority is the right to give orders and obtain obedience and responsibility as the result of authority. वो कह रहा है there should be a balance between authority और responsibility. authority का मतलब क्या होता है? right to give orders. हम जब order देते हैं अथॉरिटी उसी के पास होती है ना जो काम करवा सके दूसरे इंसान से. एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. ऑब्टेन ओबीडियंस का मतलब है जो काम दे रहा है सामने वाला पर्सन उसे करेगा और आपको रिपोर्ट करेगा. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी. जब आप अथॉरिटी आपके हाथ में होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आती है कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हो चीज़ों को करवाने के लिए. ठीक है,
The two types of authority are official authority, which is the authority to command, and personal authority, which is authority of the individual manager. Authority is both formal and informal. वो कह रहा है अथॉरिटी टू टाइप्स की होती है आपकी, एक तो होती है ऑफिशियल जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है जिसमें आप कमांड करते हो, और आपकी दूसरी होती है पर्सनल अथॉरिटी जिसमें आप इंडिविजुअल ही चीज़ों को ऑथराइज करते हो, अथॉरिटी देते हो. थर्ड पॉइंट सेज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कह रहे हैं बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, या एक इंसान को आप हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो भी वो बंदा इनएफिशिएंट बन जाएगा, वो सारा काम नहीं कर पाएगा. अगर आप एक इंसान है उसे आप बहुत ज़्यादा काम दे रहे हो तो वो नहीं कर पाएगा. तो देयर शुड बी अ बैलेंस, हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए. ओके. फोर्थ पॉइंट वो क्या बोलता है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर. एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को सेफ गार्ड रखना चाहिए अपने, मतलब जो भी मैनेजरियल पावर है उसे सेफ गार्ड रखना चाहिए कि कोई भी अननेसेसरी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर पाए. ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्टली कैरी आउट करें. इजी. थर्ड हमारा आता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या बोलता है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कॉमन सेंस की बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, हर चीज़ हाफ दैट मैनर में हो जाएगी. फ्यूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. वो कह रहे हैं अगर आपको डिसिप्लिन रखना है तो आप गुड सुपीरियर रखो हर लेवल पे, टॉप, मिडल, लोअर या ऑपरेशनल लेवल, सब पे आप गुड सुपीरियर रखो और अपने क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स बनाओ. साथ ही साथ जो उसका पालन ना करे उस पर पेनल्टीज़ भी डालो. इससे क्या होगा, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा. I hope you all are getting the three principles which we have discussed till yet. Okay. Next is unity of command. This is something very important principle, क्योंकि क्या होता है आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, राइट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे नहीं कोई बोलेगा. आपको एक केस स्टडी देते हैं और फिर आपको ना ढूंढना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे हैं. तो इनको ग्रैब अप करने से पहले आपको इनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल जो बहुत बार पूछते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर ही उसमें आ ही जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड. तो ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. वो कह रहा है एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए. If an employee gets orders from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर टू सुपीरियर हैं, एम्प्लॉय एक है पर उसे दो लोग मैनेज कर रहे हैं, बॉसेस बहुत सारे हैं और एम्प्लॉय एक है, तो क्या होएगा, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाएगा. कैसे वायलेट हो जाएगा, The principle of unity of command states that each participant in the formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. वो कह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रिसीव करने चाहिए काम एक ही सुपीरियर से और आपको उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो आप उसी के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए. एक एग्जाम्पल ले लो, अगर एक एम्प्लॉय है उसे दो बॉस से अब काम मिल रहे हैं, दो सुपीरियर है उसके ऊपर, दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका काम पहले करूं, क्योंकि दोनों का ही काम कर रहे हैं तो किसका काम पहले करूं, किसको मैं जाके बताऊं कि आपका काम हो गया नहीं हुआ. तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में और वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. सो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन हमारी यूनिटी होनी चाहिए, उसमें एक तरफा होना चाहिए हमारी डायरेक्शन. क्या मतलब इसका, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. वो कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ही होने चाहिए और आपका जो फोकस है, जितने भी आप एफर्ट्स कर रहे हो वो उसी सेम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको लगाना है.
सारी कोऑर्डिनेशन आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगा देनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। वो कह रहे हैं जो भी आपका अगर एक टारगेट है तो आप उसका एक हेड बना दो, उसका एक हेड बना दो, के अंदर एक प्लान रखो। ओके, दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप ऐसा करते हो कि आप मान लो एक हेड है, प्लान बहुत सारे चल रहे हैं, तो पता आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्लान कौन सा है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ किस प्लान के लिए कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए क्या होएगा, इसका कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन हमें हटानी है, बेसिकली डायरेक्शन एक रखनी है, जिससे जो भी काम हो सारे एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हमें ये काम करना है, हमें इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ एक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसमें, इफ़ अ कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स देन इट शुड हैव 2 सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ देम। ऑब्वियसली अगर आप मोटर कार भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो और कार भी कर रहे हो तो आपको अलग अलग इसके हेड होने चाहिए, अलग अलग इसके डिवीजन या डिपार्टमेंट होने चाहिए, एक ही में नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमारे कितने बचे हैं, 3 और बचे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी लेक्चर लंबा हो सकता है बट कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है ना। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कभी कभार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी भी है, कभी कभार एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट अलग होते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो अब किसके इंटरेस्ट की तरफ जाएं, तो ये प्रिंसिपल हमारा फ्यूल क्या कहता है इस प्रिंसिपल में, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल कह रहा है अगर ऐसे कोई भी है कि दोनों के इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस टाइम पे हमारे मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि सारे इंटरेस्ट हम किसके पूरे करें, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पूरे होने के बाद हम एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पे आएँ। Every worker has some individual interest for working of the company has got its own objective। वर्कर के भी खुद के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के भी खुद के ऑब्जेक्टिव, तो किसके सुपर प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की, बिकॉज हम एक जने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, the company would want to get maximum output from its employees at a competitive cost salary. On the other hand, an employee wants to get the maximum salary while working the least। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं इस एग्जांपल में कि एम्प्लॉय वो चाहता है मेरी जो सैलरी है वो ज़्यादा हो जाए और काम मैं कम करूँ, और वहीं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहेगा कि मैं कॉम्पिटेंट सैलरी पे, मतलब ठीक ठीक जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब की सैलरी पे मैक्सिमम हम आउटपुट निकाले। अब किसका चलेगा, दोनों के इंटरेस्ट डिफर कर रहे हैं, अब क्या करें। तो इस केस में जो कंपनी है विल सुपरसाइड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को छोड़ के वो किसके इंटरेस्ट को देखेगी, ऑर्गेनाइजेशन के। दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, या कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। वो क्या कह रहा है, द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है जो भी आप पे कर रहे हो, जो भी आप सैलरी, बोनस, वेजेस कुछ भी दे रहे हो, वो फेयर होने चाहिए, आप कम मत देना उनको। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्हें इतनी भी कम मत देना कि उनकी प्रॉपर लाइफस्टाइल ही वो ना कर पाएँ, लिव ना कर पाएँ, तो उन्हें इतनी एटलीस्ट तो देना ही जिससे वो अपनी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल स्टैंडर्ड पे। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। दूसरी बात ये भी, अगर कंपनी की अभी कंडीशन नहीं है कि वो ज़्यादा पे कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी नहीं है फिर भी वो बहुत बहुत ज़्यादा पे कर रही है। तो जो भी आप पे कर रहे हो वो विद इन द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी होना चाहिए। This will ensure good relations between the workers and management. Consequently, the working of the company would be smooth. इससे क्या होएगा, अगर आप फेयर पे करोगे, रेम्यूनरेट उन्हें ढंग से करोगे, तो इससे क्या होएगा, हमारी कंपनी के काम स्मूथली चलेंगे। Last principle of this lecture is
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें एन ना मिसिंग हो गया, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। वो कह रहा है सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है अगर वो एक पे है सारी डिसीजन मेकिंग, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड है। सारी अथॉरिटी किसके पास है? मेन के पास है। बट वही अगर हमने अथॉरिटी हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हमने कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल को दी कि आप मेन डिसीजन आप लेना, फिर हमने कुछ अथॉरिटी दी मिडल लेवल को कि सारे वर्कर के रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजंस है वो मिडल लेवल लेंगे, फिर हमने ऑपरेशनल लेवल को भी कुछ अथॉरिटी दी, तो हमने डिस्पर्स कर दी अथॉरिटी, तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रखना इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। According to Fuel, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers, retention of final authority with the centralization। वो कह रहे हैं बैलेंस ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है होना डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में। The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is वर्किंग। हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसके क्या हालात है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर मान लो जो हमारी लोअर लेवल है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, हमें लगता है कि वो इतने अच्छे डिसीजन नहीं वेल, सारे डिसीजन पे जो मेन लोग हैं। बट वहीं अगर हम देखें कि हमारे कॉम्पिटेंट है, हमारी जो लोअर लेवल भी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। जो ऑपरेशनल लेवल होता है वो क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है वर्कर से, तो वो बेटर जानता है वर्कर्स की नीड के बारे में, तो उसके डिसीजंस वो खुद ले सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, वर्किंग ऑफ द कंपनी। लास्ट पॉइंट, इन जनरल लार्ज कंपनीज हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन दैन द स्मॉल कंपनीज। वो कह रहे हैं ऐसा देखा जाता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होती है, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। सारे डिसीजन तो टॉप लेवल नहीं ले सकते ना, छोटे मोटे हैं कि आज ये करना है वो करना है, बहुत छोटी छोटी बातें हम नहीं पूछ सकते हैं टॉप लेवल से, उस पर इतना वो बहुत मेन काम संभालते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। तो उस केस में जो वो अथॉरिटी है वो डिस्पर्स कर देते हैं मिडल और लोअर लेवल में। सो आई होप जितने भी आज हमने प्रिंसिपल्स करे हैं आपको सब कुछ समझ आ गए हैं। एक बार दोबारा से इस वीडियो को अगर आपको कोई भी समझ नहीं आए दोबारा इसको देखो, फिर भी आपको कोई क्लियर नहीं होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप मेरी मेल पे उसे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। और एक बार चैप्टर्स हो जाएं फिर आई विल पुट अप सम केस स्टडीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी कुछ ही हुए हैं प्रिंसिपल्स, जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर उसके बाद आपका 60% ख़त्म हो जाएगा। फ्यूल के बाद आपका इस चैप्टर का जितना भी कंटेंट है, और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद टेलर। टेलर आपका 40% होएगा, वो ख़त्म होते ही चैप्टर फिनिश आपका, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो फॉर मोर सच वीडियोज़। और मुझे प्लीज़ बताओ आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, आपको आप क्या चाहते हो, मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।